लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, इसी सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लीजिए, इसी मोटिवेशनल कोट्स को अपने जीवन में उतार लीजिए और कभी भी हार मत मानिए, निरंतर चलते जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल AKS करियर एग्ज़ाम स्टडी पर। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, मनोविज्ञान की क्लासें निरंतर चल रही हैं और 3000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। आज की जो हमारी क्लास है 9वीं या 10वीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस अवश्य कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है और हमारी जो सीरीज है उसका 132वां प्रश्न है, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है। तो दोस्तों, तत्परता का जो नियम है थॉर्नडाइक जी ने दिया था। अधिगम का किस प्रकार का नियम है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए मुख्य नियम, बी सहायक नियम, सी गौण नियम या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तत्परता का नियम किस प्रकार का नियम है। थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है। तो दोस्तों, मुख्य नियम में दो नियम और भी आते हैं, वह कौन कौन से हैं देखेंगे। मुख्य नियम में थॉर्नडाइक के हैं उसमें प्रभाव का नियम और जो अभ्यास का नियम है वह भी आता है। याद रखना दोस्तों, जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं उन्होंने मुख्य नियम में 3 नियम दिए थे। कौन कौन से दिए थे दोस्तों। एक तो तत्परता का दिया था और वहीं बात करें अभी बात की है प्रभाव का नियम दिया था। और एक कौन सा दिया था दोस्तों, अभ्यास का नियम दिया था। यह तीनों के तीनों मुख्य नियम में आते हैं। वहीं गौण नियम की बात करें तो इन्होंने 5 नियम दिए थे। अब थॉर्नडाइक के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इनको पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस बुक लिखी है और इन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी बुक भी लिखी है। इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक बात और दोस्तों, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया अपने सिद्धांत में, जो कि उन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। आप कमेंट में आंसर करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है। तो दोस्तों, थॉर्नडाइक के जो अधिगम नियम है जैसा कि अभी देख चुके हैं मुख्य नियम और गौण नियम, तो उनमें सर्वाधिक प्रधानता किसको है। आपके ऑप्शन है तत्परता को, अभ्यास को, काम प्रवृत्ति को या फिर प्रभाव को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास को। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम में सर्वाधिक प्रधानता अभ्यास को है। तो दोस्तों, इनके तीनों नियमों को मैं अच्छे से समझा देता हूँ। तत्परता का नियम क्या कहता है थॉर्नडाइक का। तत्परता का नियम कहता है यदि कोई बच्चा सीखने के लिए तत्पर है, तैयार है, तो वह उस चीज़ को आसानी से सीख लेगा। तो इस प्रकार से यह तत्परता का नियम है। सेकंड की बात करें अभ्यास का नियम, तो दोस्तों अभ्यास का मतलब ही यही है कि जो चीज़ सीखी है उसका बार बार अभ्यास किया जाना चाहिए। और थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत में जो नियम है उनमें अभ्यास को सर्वाधिक प्रधानता दी गई। वहीं बात करें प्रभाव की, तो दोस्तों इसको संतोष का नियम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, यदि एक बालक को आप प्रोत्साहित करोगे, प्रोत्साहन दोगे, तो वह उस क्रिया को बार बार करेगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों बताइएगा, अधिगम का जो ठोस सिद्धांत है वह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। आपके ऑप्शन है स्किनर द्वारा, हल द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, थर्स्टन द्वारा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक हो जाएगा। अधिगम का जो ठोस सिद्धांत है वह थॉर्नडाइक जी द्वारा दिया गया है। इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी दिया है और अधिगम का ठोस सिद्धांत भी दिया है। स्किनर की बात कर लें तो दोस्तों, जो स्किनर जी हैं इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम दिया है। दोस्तों याद रखना कौन सा दिया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम दिया है और इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। और इन्होंने RS थ्योरी दी है, बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो दोस्तों, हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है। तो दोस्तों, किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बालक छोटा होता है सहसावस्था में, तो वह क्या करता है, उसकी जो मातृभाषा रहता है उसका वह अनुकरण करके ही सीखता है अनौपचारिक तौर पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो जो बालक रहता है वह शिक्षकों का अनुकरण करता है, दोस्तों का भी करता है, माता पिता का भी करता है। इस प्रकार से वह सभी का अनुकरण करते हुए भाषा को सीखता है। आगे देखेंगे, अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं। तो दोस्तों, अस्पष्टता का जो नियम रहता है उसमें विचार कैसे होते हैं, स्पष्ट होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, सामान्य होते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ए। जो अस्पष्टता के नियम होता है उसमें जो विचार होते हैं दोस्तों वह स्पष्ट होते हैं। आगे देखेंगे, सन 1879 में विलियम बुंट ने किस विधि को व्यावहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया। तो दोस्तों, बार बार बताता आया हूँ मैं, जहाँ भी विलियम बुंट से संबंधित क्वेश्चन आता है तो उसके संबंध में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। तो 1879 में बुंट ने किस विधि को व्यावहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया। आपके ऑप्शन है जीवन व्रत विधि,
प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि या फिर मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयोगात्मक विधि। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है, विलियम वुड ने 1879 में प्रयोगात्मक जो विधि है उसको व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किए। इन्होंने 1879 में ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली। कहाँ पर खोली, तो यह जर्मनी में खोली थी। अब जर्मनी में तो खोली थी, जर्मनी में कहाँ पर, तो जर्मनी का लिप्जिंग शहर था दोस्तों, याद रखना, आप समझ लेना, लिप्जिंग शहर में खोली थी। और जो वर्तमान नाम है एक विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, वहाँ पर खोली थी। तो दोस्तों प्रश्नावली का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, तो बुटवर्थ ने किया था दोस्तों, याद रखना। और बुटवर्थ ने एक बात और कही थी, एक बालक का विकास है वह हेरिडिटी, वंशानुक्रम जैसे बोला जाता है, वंशानुक्रम और किसका है, वातावरण का है, वातावरण का सम्मिलित रूप रहता है। तो उन्होंने वंशानुक्रम एवं वातावरण को गुणनफल कहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वहीं बात करें जो बाल मनोविज्ञान है उसमें प्रश्नावली का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, तो दोस्तों हल ने किया था, स्टैनली हल ने किया था, याद रखना। मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोविश्लेषण के बारे में जान लेते हैं। मनोविश्लेषण के जनक कौन है, सिगमंड फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड ने जो मन रहता है उसके 3 भाग बताए, अचेतन मन 90%, चेतन मन 10%, और इन दोनों के जो बीच की कड़ी रहती है वह अर्धचेतन होता है। और यह इन दोनों का सेतु का कार्य करता है जोड़ने का। और वहीं बात करें दोस्तों बर्फ से इसकी तुलना की गई है। और इन्होंने व्यक्तित्व के 3 भी भेद बताए, कौन कौन से, इद, ईगो और सुपर ईगो, महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव में प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम जो लास्ट वीडियो उसका फर्स्ट क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, एक परिभाषा थी इसी प्रकार की थी, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अधिगम हो जाएगा, अधिगम को सीखना भी कहा जाता है। और तो यह दोस्तों यह गेट्स की परिभाषा, याद रखना। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से आदत होती है। तो दोस्तों आदत क्या होती है, संवेदात्मक क्रिया होती है, मूल संवेगात्मक क्रिया होती है, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो आदत होती है वह पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है। बिल्कुल दोस्तों, जो पूर्व अनुभव रहते हैं उसी की पुनरावृत्ति को क्या कहा जाता है, आदत कहा जाता है, महत्वपूर्ण है, याद रखना। 140वां प्रश्न है, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदात्मक अधिगम क्या है। तो दोस्तों जो ज्ञानात्मक अधिगम है, गामक अधिगम है, संवेदात्मक अधिगम है, क्या है। आपके ऑप्शन है अधिगम के प्रकार, अधिगम की अवस्था, अधिगम की प्रकृति, अधिगम का स्थानांतरण। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम के प्रकार हैं ये सभी। कौन कौन से हैं दोस्तों, एक बार फिर देखेंगे, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदात्मक अधिगम इत्यादि। आगे देखेंगे 141वां है, बी.एफ. स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है। तो दोस्तों जो बी.एफ. स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है, आपके ऑप्शन है मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थानांतरण का, या फिर उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व का हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो बी.एफ. स्किनर का टेंटोफोन है वह व्यक्तित्व का आकलन करता है। आगे देखेंगे, अब बी.एफ. स्किनर के संबंध में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है और इन्होंने आर.एस. थ्योरी प्रतिपादित की है। वहीं बात करें आर.एस. का उल्टा कर देते हैं, एस.आर. तो दोस्तों वह किसने दी है, तो जो एस.आर. है दोस्तों वह थॉर्नडाइक जी ने दी है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक N.A. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे। आपके ऑप्शन है शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के, सेकंड है अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन के, सी है श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के, या फिर डी है उपरोक्त सभी के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है N.A. क्राउडर, याद रखना दोस्तों, वह शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के जनक थे। आगे देखेंगे 143वां क्वेश्चन है, साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है। तो दोस्तों जो साइमन है और अल्फ्रेड बिने हैं उन्होंने 1905 में बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और यह सिद्धांत किस प्रकार का था, तो दोस्तों व्यक्तित्व था। अब व्यक्तित्व जो व्यक्तिगत रहता है उसका मीन्स क्या होता है, एक समय में एक ही बालक या एक ही व्यक्ति की बुद्धि का निरीक्षण किया जाता था, उसका पता लगाया जाता था। तो बिने साइमन के अनुसार बुद्धि क्या है, पहचानने तथा सुनने की शक्ति, केवल सुनने की शक्ति, केवल पहचानने की शक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा, पहचानने तथा सुनने की शक्ति है। आगे देखेंगे, किस प्रकार किस प्रकार एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। तो दोस्तों एक अध्यापिका या अध्यापक बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में किस प्रकार सहायता कर सकती है। आपके ऑप्शन है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना। तो दोस्तों यह राइट आंसर हो सकता है, सकारात्मक है, बिल्कुल दोस्तों, मौके देंगे, अवसर देंगे, इत्यादि। यदि सक्रिय प्रश्न इत्यादि टैगवर्ड्स आए
तो आप राइट आंसर उसी को लगाएंगे, अधिकतर वही राइट आंसर होता है। दोस्तों यदि आपको टैग वर्ड्स की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। सेकंड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक में समस्याओं के सिर्फ उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना जो छात्रों के सामने खड़ी हैं। तो दोस्तों सभी समस्याओं के सही हल प्रदान कर देंगे तो बच्चे किस प्रकार से सीखेंगे, समस्या हल करने के लिए पुरस्कार देना। तो दोस्तों पुरस्कार से जो बेटर है वह ए है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एक अध्यापिका बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए बच्चों को विविध प्रकार का मतलब है विभिन्न प्रकार के, अनेकों विभिन्न प्रकार की जो समस्याओं का समाधान करने के मौके देंगे, अवसर देंगे तथा हल करते समय उनकी सहायता करेंगे। बिल्कुल वह बच्चे स्वयं से हल करें इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करेंगे और उनमें सहायता करेंगे। आगे देखेंगे छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है। तो दोस्तों छात्रों के बीच जो व्यक्तिगत भेद है शामिल करने का आधार क्या हो सकता है, आपके ऑप्शन है शिक्षण के कई तरीके, सेकंड है आकलन के कई तरीके, या फिर बहुआकलन, या फिर डी एक या दो दोनों। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, एक या दो दोनों हो जाएगा। छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है शिक्षण के कई तरीके व आकलन के कई तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, देखेंगे खाली स्थान व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, अनुवांशिकता। सही बात है, अनुवांशिकता व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण, तो अब बात यहाँ पर आ जाती है, अनुवांशिकता और जो पर्यावरण है दोनों ही व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किसी एक की हेल्प से व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। अनुवांशिकता या पर्यावरण दोनों ही जरूरी हैं। सी है अनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण। तो दोस्तों जो सी ऑप्शन है उसमें ए और बी दोनों समाहित हो गए हैं, तो यह सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गए। अब डी को और देख लेते हैं, परीक्षाओं की संख्या। तो दोस्तों यह तो कोई बात ही नहीं हुई है कि व्यक्तित्व के विकास में परीक्षाओं की संख्या विकास करेगी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुवांशिकता हेरिडिटी एंड जो एनवायरनमेंट रहता है उसका मिश्रण ही व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों आज के हमारे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। दोस्तों जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपका बाल मनोविज्ञान, संस्कृत हो या जो सीटेट या शिक्षक भर्ती जितने भी जुड़े एग्जाम से सभी की तैयारी अच्छे से कराई जाती, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। बस मेहनत करते रहिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।